24 नवंबर 1971 की रात आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स एक कमर्शियल फ्लाइट का पीछा कर रहे थे। उस फ्लाइट में एक ऐसा इंसान बैठा था जिसने अकेले अपनी प्लानिंग से पूरी FBI को बेवकूफ बना दिया था। उस इंसान ने सिर्फ एक ब्रीफकेस लेकर प्लेन में एंट्री की थी। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल बिहेवियर, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन उस ब्रीफकेस के अंदर क्या था, यह जानते ही फ्लाइट अटेंडेंट के होश उड़ गए थे। इस इंसान ने गवर्नमेंट से 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स की फिरौती वसूल की थी, जो आज के हिसाब से करीब 144 करोड़ रुपए बनते हैं। और अब वो उन पैसों को लेकर -7 डिग्री टेम्परेचर में बारिश और तूफान के बीच 10,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन से जंप मारने वाला था। दोनों फाइटर जेट्स देखते रह गए, क्रू देखता रह गया और यह इंसान अंधेरे में कहीं गुम हो गया। 50 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है। आज भी दुनिया नहीं जानती कि DB कूपर कौन था, कहां से आया था और उस रात आसमान से नीचे आकर वो कहां गुम हो गया। यह कहानी है अमेरिका के एक ऐसे हाईजैकिंग केस की जो आज तक अनसॉल्व्ड है। कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 प्लेन अपनी रेगुलर फ्लाइट 305 के लिए तैयार था। डेस्टिनेशन था सिएटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर करीब 2 बजे एयरपोर्ट में एक अजीब शख्सियत दाखिल होती है। करीब 45 साल का यह शख्स ब्लैक बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुआ था। हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस था। यह शख्स काउंटर पर गया, अपना नाम डैन कूपर बताया और सिर्फ $20 में सिएटल के लिए एक 1 वे टिकट खरीदी। 1970 के उस दौर में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए न कोई सिक्योरिटी चेकिंग होती थी, न कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सिर्फ एक टिकट खरीदो और किसी भी नाम से ट्रैवल करो। तो डैन कूपर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई, ब्रीफकेस चेक नहीं हुआ और वो सीधा फ्लाइट 305 में सवार हो गया। दोपहर 2:50 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। पायलट था कैप्टन विलियम स्कॉट। प्लेन में टोटल 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। पोर्टलैंड से सिएटल सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन इस दिन यह फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लेने वाली थी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा होने वाला था जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। सारे पैसेंजर्स अपनी धुन में थे, लेकिन डैन कूपर लास्ट रो की 18वीं सी सीट पर बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड बैठा था। सिगरेट पी रहा था, बर्बन एंड सोडा का लुत्फ ले रहा था। उस दौर में फ्लाइट्स में स्मोकिंग अलाउड थी। थोड़ी देर बाद कूपर ने अपने पास बैठी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक फोल्डेड नोट पकड़ा दिया। शाफनर को लगा यह कोई फ्लर्ट करने की कोशिश है। उसने एक फॉर्मल स्माइल देकर वो नोट बिना पढ़े ही अपनी पॉकेट में रख लिया। जब काफी देर तक शाफनर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो कूपर ने उसे रोककर धीरे से कहा, मिस, आपको यह नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। शाफनर को फिर भी मजाक लगा, लेकिन जब उसने नोट खोला और पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। नोट पर लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शाफनर ने कूपर की तरफ देखा। कूपर ने अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। शाफनर ने फौरन अपनी कोवर्कर टीना मकलो को पास बुलाया और सारा वाकया बताया। टीना भी डर गई, लेकिन हिम्मत करके उसने कूपर से पूछा, क्या यह कोई मजाक है? जवाब में कूपर ने ब्रीफकेस खोलकर दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स को अंदर दिखाया। ब्रीफकेस में डायनामाइट की 8 रेड स्टिक्स थी, टेप के बंडल में बंधी हुई, एक बैटरी और बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड। दोनों का दिल बैठ गया। कूपर ने 2 तार अपने हाथ में पकड़े और कहा, यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, जब चाहूं तब ब्लास्ट कर सकता हूं। और यहां से शुरू हुआ अमेरिका का सबसे मिस्टीरियस हाइस्ट। कूपर ने शाफनर को अपनी डिमांड्स लिखवाई। उसे शाम 5 बजे तक 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स चाहिए थे, साथ में 2 बैक पैराशूट्स और 2 फ्रंट पैराशूट्स। और जब प्लेन सिएटल में लैंड करे तब रिफ्यूलिंग के लिए एक फ्यूल ट्रक पहले से रेडी होना चाहिए। कूपर ने शाफनर को कॉकपिट में भेजा और क्लियर वार्निंग दी, अगर डिमांड्स पूरी नहीं की गई या कोई चालाकी की गई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। पायलट विलियम स्कॉट ने फौरन रेडियो के जरिए सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। ATC ने यह इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस और FBI को फॉरवर्ड कर दी। FBI ने तुरंत नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉब से बात की। नायरॉब को पैसेंजर्स की जान की चिंता थी। उन्होंने बिना किसी अगर मगर के कूपर की सारी डिमांड्स मान ली। इधर टीना मकलो कूपर के पास बैठी थी और इंटरकॉम के जरिए पायलट और कूपर के बीच मैसेज रिले कर रही थी।
कूपर की डिमांड्स मान ली गईं। तब उसने एक और डिमांड रखी, जो रैंसम मनी दी जाए उसके सारे नोट्स $20 डिनोमिनेशन में होने चाहिए और जब तक सारी चीजें ग्राउंड पर रेडी न हो प्लेन लैंड न किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट थी और सियाटल एयरपोर्ट कुछ ही मिनट दूर था। इसलिए प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने की बजाय सियाटल के आसमान में चक्कर काटने लगा। इस पूरे वक्त का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह था कि प्लेन के एक भी पैसेंजर को नहीं पता था कि वो हाईजैक्ड फ्लाइट में बैठे हैं। क्रू ने अनाउंसमेंट की कि मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से लैंडिंग में थोड़ी देर लगेगी। पैसेंजर्स रिलैक्स हो गए और कूपर आराम से सिगरेट पी रहा था। करीब 2 घंटे में FBI ने सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख अरेंज कर लिए और एक फ्लाइट स्कूल से 4 पैराशूट्स का इंतजाम किया। लेकिन FBI एक चाल भी खेल रही थी। रैंसम मनी के हर एक नोट का फोटोग्राफ और सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया गया ताकि जब भी कूपर इन पैसों को खर्च करे उन्हें ट्रैक किया जा सके। शाम 5:24 पर कैप्टन को ATC ने बताया कि रैंसम मनी और पैराशूट्स रेडी है। कूपर को बताया गया। उसने कुछ और कंडीशंस रखी। प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर कम रोशन रनवे पर लैंड किया जाए। पैसे और पैराशूट्स सिर्फ एक अकेले इंसान के हाथ से लाए जाए। प्लेन के अंदर की लाइट्स डिम की जाएं और सारी विंडोज बंद कर दी जाए। इन सब कंडीशंस को फॉलो करते हुए फ्लाइट 305 शाम 5:46 पर लैंड करती है। टीना मकलो रियर गेट से बाहर आई, रैंसम मनी का बैग और 4 पैराशूट्स कलेक्ट किए और कूपर को दे दिए। कूपर की डिमांड्स पूरी होने के बाद उसने सारे 36 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया। इतनी सफाई से सब हुआ कि अभी भी किसी पैसेंजर को अंदाजा नहीं था कि वो 3 घंटे से हॉस्टेज थे। अब प्लेन में सिर्फ 5 लोग थे। पायलट विलियम स्कॉट, को पायलट बिल राटाचैक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो और डैन कूपर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, कूपर ने 4 पैराशूट्स मांगे थे। FBI को लगा शायद वो अपने साथ किसी क्रू मेंबर को भी ले जाएगा, इसलिए FBI ने पैराशूट खराब करने की चालाकी करना ठीक नहीं समझा। यह कूपर की एक बहुत स्मार्ट मूव थी। प्लेन रिफ्यूल हुआ। कूपर ने टेक ऑफ से पहले कुछ और कंडीशंस रखी। प्लेन को मेक्सिको ले जाया जाए। बताया गया कि डायरेक्टली इतनी दूर नहीं जा सकते, बीच में रीनो में रिफ्यूल करना पड़ेगा। कूपर मान गया। प्लेन के रियर स्टेयर्स को हमेशा खुला रखा जाए। कहा गया कि टेक ऑफ के बाद स्काई में ओपन कर देंगे। कूपर इसके लिए भी माना। उसकी और डिमांड्स थीं। प्लेन को 10,000 फीट से नीचे रखो, स्पीड 150 नॉट से कम रखो, लैंडिंग गियर्स खुले रखो। सारी डिमांड्स मान ली गईं। फ्लाइट 305 शाम 7:40 पर एक बार फिर उड़ान भरी। टीना मकलो कूपर के पास ही बैठी थी। कूपर ने कुछ देर बाद टीना को कॉकपिट में जाने को कहा। खुद पैराशूट पहनने लगा। टीना ने हेल्प करने की कोशिश की। कूपर ने इशारे से मना कर दिया। टीना कॉकपिट की तरफ बढ़ी। जाते वक्त उसने मुड़कर देखा कि कूपर पैसों का बैग अपनी छाती से बांध रहा था। टीना ने कॉकपिट का दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद रात करीब 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली। रियर स्टेयर्स खुल गए थे। पायलट ने इंटरकॉम से कूपर से पूछा कि क्या कोई मदद भेजा जाए। कूपर ने सिर्फ गुस्से में जवाब दिया। कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। इस वक्त नीचे सिर्फ जंगल, पहाड़ और नदियां थी। हवा तेजी से प्लेन में आ रही थी। रात 8:13 पर कॉकपिट के क्रू को एक बहुत जोर का झटका और एयर प्रेशर चेंज फील हुआ। पायलट ने नोट किया। थोड़ी देर बाद प्लेन स्टेबल हुआ। रात 10:15 पर प्लेन रीनो टाहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। रियर स्टेयर्स अभी भी खुली थी। FBI एजेंट्स, लोकल पुलिस और स्टेट रोड स्क्रू ट्रूपर्स ने प्लेन को घेरा। एक इंच सर्च किया। कूपर का कोई निशान नहीं मिला। वो जा चुका था। सिर्फ उसकी ब्लैक टाई क्लिप और 8 सिगरेट बट्स बचे थे, साथ में 2 पैराशूट्स जो उसने नहीं लिए। प्लेन में न बॉम्ब मिला, न पैसे मिले, न कूपर मिला। सब जानते थे कि कूपर कूदा है, लेकिन कहां, इसका किसी के पास जवाब था, क्योंकि किसी ने भी उसे कूदते नहीं देखा था। फ्लाइट क्रू की इंफॉर्मेशन के हिसाब से विक्टर 23 रूट पर रात 8:13 पर एक झटका फील हुआ था। कूपर ने तभी छलांग लगाई होगी। इस टाइमिंग और लोकेशन के हिसाब से कूपर वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट एरिया में पोर्टलैंड से करीब 50 किलोमीटर दूर कोलंबिया और लुइस रिवर के पास जंगल और पहाड़ियों से घिरे इलाके में कूदा था। यानी कूपर घूम फिर कर वापस पोर्टलैंड के आसपास आ गया था, जहां से उसने प्लेन हाईजैक किया था। FBI ने वहां फौरन सर्च टीम भेजी। क्रू की मदद से डैन कूपर का रफ स्केच बनवाया गया। फिर शुरू हुआ अमेरिका की हिस्ट्री का एक बड़ा मैनहंट। FBI ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया नॉर्जक। हजारों मिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस ऑफिसर्स ने जंगल और नदियां छान मारी। हर एक फार्म हाउस और मकान की जांच की गई। एक तरफ यह बड़ा सैन्य बल कूपर को पैदल तलाश कर रहा था,
दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पूरा इलाका स्कैन किया जा रहा था। कूपर को ढूंढने के लिए लेक मर्विन में सबमरीन भी उतारी गई। स्पाई प्लेन SR-71 भी इस काम में लग गया, लेकिन काफी लंबे वक्त की छानबीन के बाद भी हर तरकीब नाकामी साबित हुई। न कूपर की लाश मिली, न उसे जिंदा पकड़ा जा सका, न पैराशूट्स मिले, न पैसों का कुछ पता चला। जहां FBI का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, वहां मीडिया और पब्लिक का फैसिनेशन आसमान छूने लगा। हर कोई जानना चाहता था कि वो रहस्यमय इंसान कौन था। जब यह हाईजैकिंग हुई थी, एक रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर में गलती से डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख दिया। फिर बाकी पब्लिकेशंस ने भी यही नाम यूज किया और इस तरह उस मिस्टीरियस हाईजैकर का नाम ही बदल गया। हालांकि डैन कूपर भी एक फेक नाम था। इंक्वायरी करने पर FBI को किसी भी इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बाद में पता चला कि डैन कूपर 1950 की एक बेल्जियन कॉमिक बुक के कैरेक्टर का नाम था, जो एक कैनेडियन जेट पायलट था। शुरुआत में FBI यह मानती रही कि कूपर प्लेन से सक्सेसफुली जंप नहीं कर पाया और कहीं गिरकर मर गया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि जिस वक्त कूपर ने छलांग लगाई, मौसम बेहद खराब था। रात का अंधेरा था, टेम्परेचर -7 डिग्री से भी नीचे था, तेज हवाएं चल रही थीं, बर्फीली बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में कूपर ने इजी टू यूज सिविलियन पैराशूट्स को छोड़कर मिलिट्री पैराशूट्स चूज किए थे, जो ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। न हेलमेट, न ग्लव्स, न स्काई डाइविंग गियर। $2 लाख का बैग लेकर वो जंगल, पहाड़, नदी वाले इलाके में कूदा था। बचने का चांस प्रैक्टिकली 0 था। लेकिन यह थ्योरी कुछ ही वक्त में टूट गई। कूपर के इंसिडेंट के बाद कई कॉपीकैट हाईजैकिंग्स हुई। हर हाईजैकर ने कूपर की तरह प्लेन हाईजैक किया, लाखों डॉलर्स की रैंसम ली और नॉर्मल कपड़ों में प्लेन से कूदकर सेफली लैंड कर गया। हाँ, इन सब कॉपीकैट हाईजैकर्स को FBI ने पकड़ लिया, लेकिन असली कूपर अभी भी आजाद था। फिर फरवरी 1980 में, यानी हाईजैकिंग के 9 साल बाद, 8 साल के बच्चे ब्रायन इंग्रम को कोलंबिया रिवर के पास टीना बार के बीच की रेत में $20 नोट्स के 3 बंडल्स मिले। बहुत बुरी हालत में थे। टोटल अमाउंट करीब $800 था। इन पर जो सीरियल नंबर्स थे वो एग्जैक्टली DB कूपर को दिए गए पैसों से मैच कर गए। पहली बार FBI को कोई पक्का क्लू मिला था। अब सबको लगा कि केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन असल में केस यहां से सुलझने की जगह और उलझता चला गया। जिस जगह से यह पैसे मिले, वो जगह वहां से 32 किलोमीटर दूर थी, जहां कूपर का लैंडिंग जोन समझकर सर्च किया जा रहा था। सवाल था, आखिर यह पैसे वहां से यहां कैसे आए? 2 पॉसिबिलिटीज थीं। पहली, कूपर इसी जगह के आसपास कूदा था और कूदते वक्त कुछ पैसे गिर गए। दूसरी, कूपर वही कूदा था जहां उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन कूदते वक्त बैग से कुछ पैसे निकले और लुइस रिवर से बहकर कोलंबिया रिवर में आ गए और फिर वहां से बहकर टीना बार के बीच पर पहुंच गए। प्रॉब्लम यह थी कि लुइस रिवर जहां कोलंबिया रिवर से मिलती है, वहां से कोलंबिया रिवर टीना बार के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, तो पैसों का ऑपोजिट डायरेक्शन में बहकर एक जगह इकट्ठा होना लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। फिर भी FBI ने वहां खुदाई की, चारों तरफ तलाशी ली, लेकिन 3 बंडल्स के अलावा कुछ नहीं मिला। न और पैसे, न पैराशूट का कोई टूटा टुकड़ा, न कूपर से जुड़ा कोई और सबूत। साल दर साल बदलते रहे, कूपर नहीं मिला। FBI की जांच नहीं रुकी। 1000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए गए। इनमें से कुछ सस्पेक्ट्स को तो उनके खुद के फैमिली मेंबर्स ने FBI के हवाले किया था। किसी ने अपने अंकल को DB कूपर बताया, किसी ने अपने भाई को, कुछ लोगों ने खुद को DB कूपर बताकर FBI को सरेंडर किया, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। एक इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट था रिचर्ड फ्लॉयड मकॉय, जिसने कूपर की हाईजैकिंग के करीब 4 महीने बाद 1972 में सेम कंपनी के प्लेन को सेम तरीके से हाईजैक किया, $5 लाख की रैंसम वसूल की और प्लेन से छलांग लगा दी। उसे 5 दिन बाद पकड़ लिया गया, लेकिन वो सिर्फ 29 साल का था, जबकि कूपर 45 के करीब था, इसलिए उसे लिस्ट से हटा दिया गया। बाद में जेल से भागने के दौरान पुलिस ने उसे शूट करके मार डाला। एक और इंटरेस्टिंग केस आया 1995 में, जो क्रिश्चियनसन नाम की एक औरत ने क्लेम किया कि उसका मरा हुआ पति ड्वेन वेबर ही DB कूपर था। एक बार ड्वेन ने कोलंबिया रिवर के पास कार रोककर अपनी बीवी को वहीं रुकने को कहा और खुद कुछ देर के लिए गायब हो गया। वो सेम जगह के आसपास की बात थी जहां ब्रायन इंग्रम को पैसे मिले थे, जो के हिसाब से ड्वेन ने ही वो पैसे वहां गाड़े। लेकिन जब DNA टेस्ट हुआ, ड्वेन का DNA कूपर से मैच नहीं किया।
इसलिए वो भी असली डीबी कूपर नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि डीबी कूपर कोई मिलिट्री बैकग्राउंड वाला इंसान था जिसे मिलिट्री पैराशूट्स का एक्सपीरियंस था और बोइंग 727 की अच्छी नॉलेज थी। इन्हीं सब आधारों पर एक और शख्स का नाम आया, केनेथ क्रिश्चियनसन। यह शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के लिए काम कर चुका था और एक पैराट्रूपर भी रह चुका था। हाईजैकिंग वाले इलाके में ही रहता था। उसकी शक्ल डीबी कूपर से काफी मिलती जुलती थी। कैरेक्टर भी सिमिलर था। सिगरेट और बर्बन दोनों का शौक था। हाईजैकिंग के 1 साल बाद उसने अपनी इनकम के हिसाब से बहुत बड़ा घर लिया। उसके भाई को उसका लिखा एक नोट मिला जिसमें किसी हॉलीवुड डायरेक्टर से अपनी फिल्म बनवाने की बात थी। मरने से पहले उसने भाई से कहा था कि एक राज है जो उसे जानना चाहिए, पर वो बताएगा नहीं। यह सब सुनकर लगता है परफेक्ट मैच, लेकिन एफबीआई ने यह सब कोइंसिडेंस बताकर केनेथ क्रिश्चियनसन को भी डीबी कूपर नहीं माना। 45 सालों तक हजारों सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए गए। कूपर की सीट से मिले सिगरेट बट्स बाद के सालों में मिस्टीरियसली गायब हो गए। टाई से मिले क्लूज किसी काम नहीं आए। जुलाई 2016 में एफबीआई ने थककर इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन डीबी कूपर का केस इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अभी भी कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डीबी कूपर की एक फैन फॉलोइंग बन गई थी। कई लोगों के लिए वो एक हीरो बन चुका था। जिस जगह कूपर कूदा था, एरियल, वॉशिंगटन, वहां से कुछ दूरी पर एक बार है जहां हर साल 24 नवंबर के दिन को डीबी कूपर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी सफलता का जश्न मनाया जाता है। आज 2026 है। 55 साल गुजर गए हैं और अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कूपर की कहानी का सच कभी सामने आएगा। न उसकी आइडेंटिटी पता है, न उसका परिवार, न उसका पास्ट, न यह पता है कि वो उस रात बचा या मरा। बस एक खाली सीटन थी, एक ब्लैक टाई और 8 सिगरेट बट्स और एक रहस्य जो 10,000 फीट के अंधेरों में हमेशा के लिए खो गया। यही है डीबी कूपर की कहानी। अमेरिका की हिस्ट्री का पहला और आखिरी अनसॉल्व्ड कमर्शियल एविएशन हाईजैकिंग केस। और अगर आपको जानना कि कैसे ये आदमी अटलांटिक ओशन में अकेले 76 दिन कैसे जिंदा रहा, तो इस वीडियो को क्लिक करें।